किसी भी फ्लूइड के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो। ये दोनों फोर्स का ही रेशियो है, तो इसीलिए ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ किसी को फॉर्मूला याद है? रो वी डी बाय ईटा, जहां पर डी का मतलब हुआ डायमीटर, डायामीटर मतलब जिस पाइप वगैरह के थ्रू या जिस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है। वी का मतलब हुआ वेलोसिटी, रो का मतलब हुआ डेंसिटी, और ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो है कौन सा फोर्स हुआ? इनर्शियल। लिक्विड के अंदर जो इनर्शियल फोर्स है, जो उसके फ्लो को मेंटेन रखने का प्रयास करता है, और जो उसे रोकता है वो है विस्कस फोर्स। दोनों का जो रेशियो है वही है रेनॉल्ड्स नंबर। ये यूनिटलेस होगा एंड डायमेंशनलेस होगा। रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे ये तय होता है कि लिक्विड का फ्लो कैसा है, स्मूथ है, जिगजैग है। दो प्रकार के फ्लो होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है जिगजैग। स्मूथ को लेमिनर फ्लो कहते हैं और जिगजैग को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। मतलब स्मूथ कहने का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कि लिक्विड फ्लो हो रहा है तो एक होमोजेनिक पैटर्न में ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये स्मूथ फ्लो हुआ। मतलब इसे कह देंगे अपन लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो। और अगर मान लीजिए कोई लिक्विड का लेयर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से लिक्विड का लेयर ऊपर की तरफ आ रहा है ऐसा, तो इसे बोलेंगे जिगजैग फ्लो, जिगजैग या फिर टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो तब होता है लिक्विड के अंदर जब उसकी स्पीड ज्यादा हो। जब स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो उस सिचुएशन में रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा हो जाएगा, और जब रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा होगा तो फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर छोटा है, मतलब वेलोसिटी कम है, तो स्मूथ फ्लो होगा, लेमिनर फ्लो होगा। मतलब लिक्विड में जो लेयर है ऊपर से नीचे ज्यादा तब आती है जब लिक्विड का फ्लो का स्पीड ज्यादा हो। रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस देन 1000 हो, तो इस समय में ये लेमिनर फ्लो है, लेमिनर फ्लो है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो, अलग अलग बुकों में थोड़ा आगे पीछे का डेटा लिखा हुआ, एक जनरल ध्यान रखना है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर इस बीच में हो 2000 से कम और 1000 से ज्यादा, तो उसमें दोनों का मिक्सचर है। मतलब पूरी तरीके से ना तो लेमिनर है और ना ही पूरी तरीके से टर्बुलेंट है। तो मिक्सचर ऑफ लेमिनर एंड टर्बुलेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर का विशेष कोई काम नहीं है, बस इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो है लिक्विड का फ्लो कैसा है, स्मूथ है या फिर जिगजैग फ्लो है। फॉर्मूला हो गया इसका रो वी डी बाय ईटा। मतलब आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है, आपको यही ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है और कौन से फोर्स का रेशियो है। तो ये कौन से फोर्स का रेशियो है? इनर्शियल फ्लो, जो लिक्विड के फ्लो को मेंटेन रखने का प्रयास करता है, इनर्शिया, और उसे जो रोकता है वो है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स है जो लिक्विड के लेयर के बीच में लगता है। तो जो फोर्स उसे आगे लेके जाना चाहता है और जो उसे रोकता है, दोनों के बीच का जो रेशियो है वही रेशियो है रेनॉल्ड्स नंबर। जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट। और ये तब ज्यादा होगी जब वेलोसिटी ज्यादा हो। और वेलोसिटी कब ज्यादा होता है? जब इनर्शियल जो फोर्स है वो ज्यादा हो। विस्कस फोर्स कम हो तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और अगर विस्कस फोर्स कम है, इनर्शियल फोर्स ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो जिगजैग फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। और अगर इनर्शियल फोर्स कम है और विस्कस फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड स्लो तरीके से जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब वो जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? लेमिनर होगा। तो थोड़ा सा लिखते हैं, जितनी बातें पूछ सकता है वो सब मैंने लिख दिया हूं, वर्ड में लिखा हूं या फिर आप लिख लोगे?
विस्कस फोर्स। इसके बाद इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। विस्कस फोर्स के बारे में लिखेंगे इट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड। It is a type of frictional force between two layer of liquid. Between two layer of liquid, which oppose the relative motion of liquid. फिर नीचे दूसरा पॉइंट लिखेंगे viscous force directly proportional to area of contact of layer of liquid. Viscous force directly proportional to area of contact of liquid, area of contact of liquid, and velocity gradient of liquid, and velocity gradient of liquid, velocity gradient of liquid, area of contact of liquid and velocity gradient of liquid. इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो दो लेयर के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो साथ में ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है और जो लेंथ कवर कर रहा है पर समय, तो वेलोसिटी बाय लेंथ, मतलब इसे मैं dx कहूंगा तो dv बाय dx को कह सकते हैं अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का प्रोपोर्शनल है a इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इंटू a इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला हो गया विस्कस फोर्स का। इसमें अगर ईटा के बारे में बात करेंगे तो इसका यूनिट की अगर बात करेंगे तो आप देखो ध्यान से, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, dx का यूनिट मीटर, तो ये आ जाएगी इधर, और वेलोसिटी का, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड है तो मीटर मीटर, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, तो सेकेंड जाके मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट। ठीक है, अगर इसे आपको निकालना हो तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू डी एक्स मतलब लेंथ बाय एरिया इंटू डीवी। डी एक्स का मतलब लेंथ और डीवी का मतलब वेलोसिटी। ये है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। एक अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के रूप में फ्लूइड एक फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं ड्रैग फोर्स, और उस ड्रैग फोर्स का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्टोक्स लॉ। लिखेंगे when a solid material moving in any fluid then it experience a resistance force opposite to the direction of velocity, and proportional to velocity, known as drag force, नीचे फॉर्मूला लिख देंगे ड्रैग फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। यह है ड्रैग फोर्स, वी है वेलोसिटी, आर है रेडियस ऑफ बॉल, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी एक प्रकार का जो ड्रैग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स ही है लिक्विड के द्वारा। यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है लिक्विड के लेयर के बीच में लगता है,
तो लिक्विड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। लिक्विड सॉलिड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो है ड्रैग फोर्स। ठीक है, जो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होंगे तो ये फोर्स कम होंगे। डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोज में रहने वाला। तो ड्रैग फोर्स भी एक प्रकार का फ्रिक्शन ही है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे कि मान लीजिए एयर है या कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है, इसमें ये बॉल नीचे की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी, तो ये एक फोर्स फील करेगा जो है ड्रैग फोर्स, और दूसरा ये फोर्स बॉयंसी भी फील करेगा। लेकिन एक फोर्स वेलोसिटी की वजह से जो फील करेगा, बॉयंसी तो डेंसिटी की वजह से फील होता है, लिक्विड के डेंसिटी वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया उसके वजह से ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है, और ये फोर्स जो फील करता है वेलोसिटी की वजह से करता है, जिसे कहते हैं हम लोग ड्रैग फोर्स। तो नीचे ये फॉर्मूला लिख देंगे, ऐसा डायग्राम बना देंगे। लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एयर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर हो सकता है वो, अगर किसी सॉलिड बॉल को ड्रॉप करें तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। तो शुरुआत में उसका मोशन तो एक्सेलरेटेड होगा, तो ग्रेविटी की वजह से जब नीचे जाएगा तो उसमें वेलोसिटी भी डेवलप होगी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद। तो जैसे वेलोसिटी डेवलप हुआ तो इसमें अब तीन फोर्स लग रहा है। एक नीचे की तरफ इसका ग्रेविटी वजन mg, दूसरा इस फ्लूइड के द्वारा ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बॉयंसी, और तीसरा ड्रैग फोर्स। वेलोसिटी डेवलप हो चुका है तो ठीक है। शुरुआत में वेलोसिटी कम रहेगा तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम रहेगी। वेलोसिटी पे तो ना तो फोर्स ऑफ बॉयंसी डिपेंड करने वाला है ना ही ग्रेविटी डिपेंड करने वाला है, तो ये दोनों वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो शुरुआत में एकदम शुरुआत में वेलोसिटी कम होगा तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम होगी, और अगर ये ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी दोनों की वैल्यू कम होगा, ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो अभी भी ये मोशन एक्सेलरेटेड होगा, और अगर मोशन एक्सेलरेटेड होगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। कुछ समय के बाद जब ऐसा हो जाए कि नीचे लगने वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाए कि वो सफिशिएंट ड्रैग फोर्स क्रिएट कर दे, इतना कि ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी दोनों मिल करके ग्रेविटी को कैंसिल कर दे। जब ऐसा कर देगा तो वो कंडीशंस इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। मतलब नेट फोर्स उस वक्त जीरो हो गया, और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तब वेलोसिटी आगे बढ़ेगा नहीं, जितना अचीव हो चुका है वही रहेगा उसी वेलोसिटी को। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिस पर कि ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी मिल करके ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को नलिफाई कर दे, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है और जो ड्रैग फोर्स है दोनों मिलके किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस ड्रैग फोर्स इक्वल टू m इंटू जी। अब फोर्स ऑफ, जैसे ड्रैग फोर्स का तो फॉर्मूला है 6 पाई, पहले फोर्स ड्रैग फोर्स लिख देता हूं फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी। 6 पाई ईटा आर मतलब बॉल का रेडियस इंटू वी। तो जिस वक्त वेलोसिटी अचीव किया उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिस वक्त कंडीशंस होगा टर्मिनल वेलोसिटी। ये हो गया ड्रैग फोर्स। फोर्स ऑफ बॉयंसी, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस लिक्विड का वजन होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ उसका वजन, तो लिक्विड जितना इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड
इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस सॉलिड मटेरियल 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू क्या करना है जी। ये वाला जो है हो गया कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये इस साइड आएंगे तो इस साइड मास जो होगा वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल, वॉल्यूम तो वही रहेगा सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब इसको उधर लेके चला जाता हूं तो 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू, जब उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉरी सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा हो जाएगा। तब यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 3 2 जा और ये 2 कैंसिल हो गया, 3 जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएंगे। आर भी एक कैंसिल हुआ, क्या स्क्वायर हो जाएगा, ईटा भी जाके डिवाइड होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया 2/9, 3 3 जा 9। अब देखिए ध्यान से, और क्या रहेगा ऊपर में आर स्क्वायर इंटू जी बाय ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, सभी को समझ गया? तो लिखते हैं इसके बारे में, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। When solid ball falling under gravity in air, अब एयर की जगह दूसरा भी फ्लूइड हो सकता है, then the velocity of ball for which net force becomes 0 is called terminal velocity। नीचे सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे आप टर्मिनल वेलोसिटी का, काम आपका सिर्फ इतना से है, उसके बाद आप बाकी ये सब बातें लिख डालिए। नेक्स्ट लिखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टी से डिनोट करते इसे, ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से लिक्विड ऐसा टेंडेंसी रखता हो कि उसका सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो दूसरे माहौल के साथ, दूसरे सब्सटेंस के साथ एक्सपोजर में है, मतलब जैसे कि एयर के साथ एक्सपोजर सिचुएशंस में है, दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ एक्सपोजर सिचुएशंस में, उस एरिया को वो मिनिमम करना चाहता है। और इस चक्कर में लिक्विड एक जो है बहुत पतला सा थीन लेयर मेम्ब्रेन्स टाइप का अपने चारों तरफ क्रिएट करता है और उसको इस प्रकार से जकड़ता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए। इसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं सरफेस टेंशन। न्यूमेरिकली ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ या टेंशन पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डेफिनेशंस नहीं है। डेफिनेशंस तो यही है कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टीज जो कि ये टेंडेंसी क्रिएट करता हो लिक्विड के अंदर कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड वो हो मिनिमम। ठीक है, ये है सरफेस टेंशन। जब तक लिक्विड सेम है तब तक उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, मतलब सरफेस टेंशन लिक्विड के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि लिक्विड का क्वांटिटी ज्यादा हो गया तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड का क्वांटिटी कम हो गया तो सरफेस टेंशन कम हो जाएंगे। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, लिक्विड का नेचर अगर सेम है तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या फिर कुछ इंप्योरिटी मिक्स करेंगे तो सरफेस टेंशन बदलेगा, क्योंकि उस कंडीशंस में लिक्विड का नेचर बदल रहा है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बदलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बाद को
सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, द नेचर ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच liquid have tendency to minimize its surface area, is known as surface tension. Numerically, it is force per unit length. SI unit Newton per meter, and dimension mt-2. जब कोई लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस अपने सरफेस एरिया को चेंज करता हो, मतलब अपने शेप को बदल रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को बदलता है तो उस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट के शेप और साइज से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड होता है। तो जैसे ही लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करता है, मिनिमाइज करने का प्रयास करता है, इट मींस ये हुआ कि उसका शेप बदलेगा, और अगर शेप बदलेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होंगे। तो कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में इस प्रोसेस में लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिक्विड के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे सरफेस एनर्जी कहा जाता है। न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो भी सरफेस टेंशन के बराबर होता है। तो इसीलिए आगे चल करके पढ़ेंगे, या पहले से आप जानते होंगे, सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इन लिक्विड को सरफेस टेंशन इनटू एरिया कहते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क भी कह सकते हैं, वर्क पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसे भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे इस बात को, ड्यू टू सरफेस टेंशन some kind of potential energy stored in liquid known as surface energy, फिर नीचे लिख देंगे सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर वर्क पर यूनिट एरिया या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर इसी को कहते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इस हिसाब से इसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर न्यूटन पर मीटर तो था ही। इसी से अपन कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी जो है वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू एरिया, मतलब चेंज इन एरिया। ये फॉर्मूला काम के हैं, बहुत बार यूज होने वाला, अभी सवाल बनाएंगे या आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस कि बहुत सारे n नंबर ऑफ लिक्विड मिक्स होकर के बड़ा ड्रॉप बना देता है, और जब बड़ा ड्रॉप बनाता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी में क्या बदलाव हुआ, या पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, एनर्जी कितना है। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन एरिया निकालते, तो रेडियस का पहले रिलेशन निकालते फिर चेंज इन एरिया निकालते। क्वेश्चंस में बना के दिखाऊंगा आपको, बट आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तब तक, सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब जैसे कि कहीं पर आप ये समझिए कि यहां पर लिक्विड है, यहां एक रॉड है, जिसका लेंथ सपोज L है। इस रॉड को अगर इधर की तरफ मैं फोर्स लगा करके खींच लूं, थोड़ी देर बाद मान लीजिए रॉड यहां पहुंच गया, ये लेंथ का बदलाव dx लेंथ का बदलाव हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ, मतलब यहां से वहां पहुंच गया, dx डिस्प्लेसमेंट हो गया रॉड का। तो इस प्रोसेस में जो इसमें एनर्जी आया वो क्या आ जाएगा? एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया कहने का मतलब ये वाला एरिया कितना से बदला हुआ, फाइनल एरिया ये है, इनिशियल एरिया ये था,
तो दोनों के बीच का एरिया यही हुआ, तो ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू dx। बट ऐसा लगता है, एक्चुअली में ऐसा है कि जब लिक्विड के कांटेक्ट में कोई भी रॉड आता है तो लिक्विड उसे ऐसे पकड़ता है, ऐसे दो लेयर उसे होल्ड करता है, मतलब जैसे ऐसा, ठीक है। लिक्विड के दो लेयर बनते हैं जो ऐसे करके पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है, तो ऐसे करके होल्ड रखता है। तो जब इसको आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पर दो लेयर में बदलाव हो रहा है एरिया में। हमको दिखने में तो लगता है कि एक लेयर आगे चला गया, तो एक लेयर के एरिया में बदलाव हुआ, बट एक्चुअली में रॉड के साथ साथ दोनों लेयर आगे जाता है, दोनों लेयर आगे चल करके एक ही रहता है। वही एक रॉड के पास आकर के दो बन जाते हैं ऐसे करके होल्ड करने के लिए। ऐसा कांटेक्ट में नहीं रहता, बस ऐसे चिपक गया, ऐसा नहीं रहता। ऐसे लिक्विड आकर के एक लेयर इसके साथ कांटेक्ट में, ऐसा लिक्विड नहीं रहता। लिक्विड जब यहाँ कांटेक्ट में आता है तो ऐसे करके पकड़ लेता है। तो जब ये आगे जाएगा तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमको L इंटू dx दिख रहा है वो नहीं होगा, उसमें दो लेयर आने वाले हैं, एक ऊपर का L इंटू dx और एक नीचे का L इंटू dx, तो 2L इंटू dx आएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगा L इंटू dx तो है ही, इसे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि दो लेयर ऑफ लिक्विड जो है कांटेक्ट में रहने वाले हैं और दोनों लेयर में एरिया का बदलाव होने वाला है L इंटू dx का, इसलिए टोटल एरिया जो है का चेंज हुआ वो 2L इंटू dx का है, 2L इंटू dx का है। अभी भी आप इसे सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया ही कह सकते हैं, बस चेंज इन एरिया लिखते वक्त ध्यान रखना है कि लेयर में दो है एक नहीं है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर L दे देगा लेंथ, dx दे देगा विड्थ, तो L इंटू dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2L इंटू dx। 2L इंटू dx क्यों लिखना पड़ा ये समझ में आया। जब आप सॉलिड सरफेस पे लिक्विड डाल के देखेंगे अपने अपने टेबल पे और ऐसे पेन लगा करके खींचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेन के साथ लिक्विड आगे की तरफ जा रहा है। तो पेन के साथ जो लिक्विड आगे की तरफ जाता है तो ऐसा नहीं रहता है कि लिक्विड ऐसा कांटेक्ट में, टच पॉइंट में, फिर तो पेन चला जाएगा, लिक्विड वहीं छूट जाएगी। तो लिक्विड इसको ऐसे होल्ड किए हुए रहता है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के रखा रहता है, जैसे कि दांत के अंदर किसी चीज को फंसा लिए, ठीक है, वैसा ये लिक्विड जो है वो सॉलिड मटेरियल को ऐसे पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है। अब चूंकि सॉलिड मटेरियल जा रहा है तो साथ में लिक्विड को जाना पड़ेगा, तो लिक्विड के एरिया में नीचे से एरिया का बदलाव होने वाला है और ऊपर से भी लेयर में एरिया का बदलाव होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन करके लिख डालेंगे। कोहेसिव फोर्स, the force of attraction between two molecules having similar nature. The force of attraction between two molecules having similar nature, मतलब लिक्विड का के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या सॉलिड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर गैस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहलाएंगे कोहेसिव फोर्स। दूसरा लिखेंगे एडहेसिव फोर्स। The force of attraction between two molecules of different nature, it's called adhesive force। नीचे ये बातें लिख डालेंगे, लिक्विड सॉलिड गैस में कोहेसिव, और नेचर अगर अलग अलग है, लिक्विड सॉलिड या लिक्विड गैस या सॉलिड गैस। इसी फोर्स की वजह से एक्चुअली में मेम्ब्रेन्स क्रिएट होता है। कैसे होने वाला है, जैसे लिक्विड के अंदर के लेयर का एक मॉलिक्यूल को अपन पकड़ते, तो इस मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली इसके चारों तरफ का मॉलिक्यूल अपने तरफ इसे खींच रहा है और ये भी बाकी को अपने तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा,
चारों तरफ मतलब 3 डायमेंशनली ऐसा। ये लिक्विड का एक पॉइंट है, ये तो प्लेन में हम डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन पॉइंट पकड़ेंगे तो उस पॉइंट को ऊपर के लिक्विड का भी मॉलिक्यूल खींचेगा, नीचे के लिक्विड का भी मॉलिक्यूल खींचेगा, बाजू वाले भी खींचेगा, इधर वाला भी खींचेगा, सब तरफ 3 डायमेंशनली एक स्फेरिकल शेप अगर एज्यूम करेंगे तो सब तरफ से उसे खींचा जाएगा और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसीलिए ये लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है ये किधर भी मूव नहीं करता, सब तरफ से फोर्स सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन जब यहां सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस के किसी मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मॉलिक्यूल को नीचे का मॉलिक्यूल अपने तरफ खींच रहा है, ऐसा, और यहां जो एयर का मॉलिक्यूल है वो भी इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो एयर की डेंसिटी तो कम है, इसीलिए ऊपर वाला जो फोर्स है वो एडेसिव हो गया, नीचे वाला फोर्स कोहेसिव हो गया। ये वाला फोर्स कम हो गया और ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया, जिसके चक्कर में ये होगा कि ये लिक्विड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इस साइड के जो पॉइंट है यहां की बात करेंगे तो यहां इधर लिक्विड मॉलिक्यूल उसे फोर्स अट्रैक्शन कर रहा है, यहां गैस उसे खींच रहा है और इधर सॉलिड खींच रहा है, सॉलिड मटेरियल। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये ऐसा लेयर बन जाता है और ये ऐसा लेयर बन जाता है, मतलब इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो अपन को ऐसा सिनेरियो दिखेगा लिक्विड का लेयर। तो ये एक मेम्ब्रेन्स क्रिएट हो गया। ये मेम्ब्रेन्स क्रिएट होने का मेन कारण जो है कौन सा फोर्स है, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। ये इसी की वजह से ये मेम्ब्रेन्स क्रिएट होता है। ठीक है, लिक्विड के लेयर पे जो टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और सॉलिड लेयर पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उस पे परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। न्यूमेरिकली ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ, इसीलिए आप डायग्राम में बार बार इसे ही देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है, इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है आपको बस ध्यान रखना है कि वाटर ग्लास के लिए H2O ग्लास सरफेस पे ये एंगल 90 से छोटा होता है, लेस देन 90। मरकरी ग्लास के लिए ये एंगल 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90, और सिल्वर ग्लास के लिए ये एंगल 90 होता है। आपको ये 3 लिक्विड का ध्यान रखना है। मतलब अगर हम वाटर ग्लास का शेप देखेंगे तो ऐसा शेप दिखेगा, मरकरी ग्लास का शेप लिक्विड का ऐसा दिखेगा, और सिल्वर ग्लास का जो शेप होगा वो एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसा। ठीक है, तो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट में ये बातें लिख डालिए। काम यही 3 आएंगे बस। क्वेश्चन तो इसी से आता है, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। फॉर्मूला बताओ, 2T/R। ये लिक्विड ड्रॉप है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का बीच का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेस प्रेशर। ये होता है 2T/R। फॉर्मूला से ही आपको काम चलेगा। T का मतलब सरफेस टेंशन, R का मतलब रेडियस ऑफ ड्रॉप। और अगर यही सोप बबल है तो इसमें जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 4T/R। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अंदर में भी एयर होते हैं, बाहर भी एयर है, और ये लेयर जैसा कुछ है सोप बबल का होता बनता, ये है सोप। तो इसलिए यहां पर 2 लेयर, अंदर वाला लेयर भी एयर के कांटेक्ट में है और बाहर वाला लेयर भी एयर के कांटेक्ट में, इसीलिए यहां पर 2 लेयर है। 2 लेयर होने की वजह से इसमें 2 मल्टीप्लाई करें। बट जबकि लिक्विड वाले में केस में अंदर में तो लिक्विड ही एयर है नहीं, जो भी एयर है वो बाहर ही है, तो इसीलिए यहां पर एक ही लेयर बनता है लिक्विड और एयर का। तो इसलिए वहां पर 2T/R और यहां पर 4T/R। तो नीचे ये लिख डालेंगे साथ में, एक्सेस प्रेशर ही लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल। सोप बबल में 4T/R, लिक्विड ड्रॉप में 2T/R। लास्ट पॉइंट लिखेंगे,
rise of liquid in capillary tube. Rise of liquid in capillary tube. तो लिक्विड के अंदर मान लीजिए ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस हमने आर दिए, तो यहां पर जो सरफेस टेंशन होता है उसके वजह से जो फोर्स लगता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, उस फोर्स के जो कंपोनेंट बनेंगे अलग से मैं बना दूं तो फोर्स के कंपोनेंट वर्टिकल बनेंगे F cos थीटा, और ऐसे इन प्लेन बनेंगे F sin थीटा, और ऐसे ही टोटल 360 डिग्री, मतलब पूरा प्लेन में ऐसा बनने वाला, ऊपर की तरफ F cos थीटा और प्लेन में F sin थीटा। तो ये F sin थीटा कैंसिल कर दिया। ये दोनों फोर्स लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचता है, इसी वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर कुछ हाइट तक जाते हैं। इसी को कहते हैं राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। किस हाइट तक जाएंगे? जब तक कि ये फोर्स इस लिक्विड जो ऊपर की तरफ खींचा गया उस लिक्विड के ग्रेविटेशनल वेट के बराबर ना हो जाए, तब तक लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होता रहेगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम जो 2F cos थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2F cos थीटा, या फिर आप ये समझिए F cos थीटा। मतलब ये जितने भी है, मतलब सब पूरा लेंथ अगर कंसीडर करेंगे तो F cos थीटा ही होगा। तो F cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mg के बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। 2F cos थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप प्लेन में अगर सोचेंगे तो जैसे ये लिक्विड का ये रिंग है, तो इस रिंग के ऊपर जैसे F cos थीटा यहाँ है, उसी तरीके से F cos थीटा यहाँ है, F cos थीटा यहाँ है, F cos थीटा, सब तरफ F cos थीटा ऊपर की तरफ है। तो F cos थीटा में आपको प्लेन में डायग्राम ऐसा दिख रहा है 2F cos थीटा, बट एक्चुअली में वो F cos थीटा सब जगह है। तो जो फोर्स लिखेंगे हम लोग वो F cos थीटा मतलब सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेंथ में पूरा सरकमफ्रेंस ले लेंगे। तो पूरा सरकमफ्रेंस अगर ले लेंगे तो पूरा का पूरा F cos थीटा का जो कंपोनेंट वर्टिकल है वो आ जाएगा। तो इसलिए 2F नहीं मल्टीप्लाई किया, ठीक है। F के जगह पे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो रिंग का जो लेंथ बनेगा वो कितना बनेगा? सरकमफ्रेंस 2 पाई r। तो यहां आ जाएगा 2 पाई r, ये हो गया लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये हो गया फोर्स की वैल्यू, ठीक है, जो क्रिएट करा, इनटू cos थीटा इक्वल टू m इनटू g। m का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी लिक्विड का मान लीजिए कि रो है, वॉल्यूम लिखेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, ये मतलब सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम समझ लीजिए पाई आर स्क्वायर h। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको एक r कैंसिल होता होगा, पाई भी कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2t cos थीटा इक्वल टू रो आर जी इंटू एच। तो अगर हाइट निकालना है कि कितने ऊपर तक जाएगा तो उसका फॉर्मूला आ गया 2t cos थीटा बाय रो आर जी। रो का मतलब डेंसिटी, आर का मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब और जी का मतलब ग्रेविटी, ठीक है। तो नीचे आप ये बात लिख डालेंगे, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब।